नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश में सरकारें बदली, सेनाध्यक्ष बदले, लेकिन नहीं बदली तो पाकिस्तान की फितरत। क्या यूपीए, क्या एनडीए, न सीमा पर जवानों की शहादत का सिलसिला थमा, न ही पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगी। जवानों की शहादत पर जहां देश एक बार फिर कई एक्शन की मांग कर रहा है, लेकिन सियासत के अपने तकाजे हैं, सो बयानबाजी भी जमकर हो रही है। एक और पाकिस्तान की बर्बरता के शिकार हुए शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरे देश में गुस्से का उबाल है। वहीं शर्मनाक बयान भी आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि शहादत पर भी सियासतदान सियासत करने से बाज नहीं आ रहे और जवान जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं उनको भी बांट कर यहां पर रख दिया है। लोकतंत्र में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर शहादत पर सियासत क्यों हो रही। देश जहां कश्मीर में शहीद हुए लेफ्टिनेंट फैयाज अहमद को लेकर गमगीन है, वहीं शहीदों पर ओछी सियासत का सिलसिला भी जारी है। इस बार अजीबोगरीब और परेशान कर देने वाला बयान आया है यूपी के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से। अखिलेश यादव ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि आखिर गुजरात का कोई जवान शहीद क्यों नहीं होता। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो? ये देश की सियासत का नया रंग है। देश को धर्म और जाति की राजनीति में बांटने वाले नेता अब शहीदों का बंटवारा भी करने लगे हैं। राज्य के आधार पर शहीदों की गिनती कर उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। घर परिवार से दूर घनघोर बियाबान और विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए तैनात जवान जब शहीद होकर तिरंगे में लिपटा वापस आता है तो उसे जन्म देने वाली माँ, 7 जन्मों तक उसका साथ निभाने की कसम खाने वाली पत्नी और बच्चे बिलख बिलख कर रोते हैं। लेकिन देश के नेता इस पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते। और देश में जो घटनाएं हो रही हैं उन पे कोई जवाब नहीं। सर कट करके आ गया, बहस क्यों नहीं करते आप? और हम तो कहते हैं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि बाकी राज्यों की तरह सीमा पर गुजरात के जवान शहीद क्यों नहीं होते। अब उन्हें कौन बताए कि दुश्मन की गोलियां ना तो किसी का धर्म पूछकर उसे निशाना बनाती हैं और ना ही उसका राज्य जानकर। गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी से उनकी सियासी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन शहीदों की शहादत का अपमान करने का हक उन्हें किसने दिया? गुजरात के बारे में जानने के लिए उन्हें थोड़ा इतिहास की ओर झांकना चाहिए। हो सकता है कि उसके बाद अखिलेश यादव को अपने बयान पर थोड़ी शर्म महसूस हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान निकलकर यहां पर सामने आया है, इस पर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है और इस बयान की निंदा भी की जा रही है। तो चुनाव में हुई पराजय के कारण मुझे लग रहा है कि अभी सदमे में है और इसके कारण से इस प्रकार के बयान देते हैं, जो बयान कम से कम देश के लिए और देश की सेनाओं से संबंधित किसी विषय के लिए देश की जनता, प्रदेश की जनता को अस्वीकार। इस बात को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जो शहीद हुए हैं वो भारत के लिए शहीद हुए हैं। वो जो शहीद हुए हैं अपने लिए शहीद नहीं हुए हैं, कश्मीर के लिए शहीद नहीं हुए हैं, भारत के लिए शहीद हुए हैं। जो शहीद हो रहे हैं माओइस्ट ऑपरेशन में, वो सारी भारत माता के लिए शहीद हो रहे हैं। तो शहादत को बांटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये माना जा सकता है कि आपकी किसी से सियासी दुश्मनी यहाँ पर हो सकती है, आप उस पर तंज कर सकते हैं, लेकिन शहीदों की शहादत का इस तरह से मजाक उड़ाना, ये आपको हक, ये अधिकार किसने दिया? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि इस तरह से क्यों शहादत पर सियासत की जाती है। हमारे साथ कई मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता दिनेश सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही हिलाल नकवी जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, और मेजर जनरल A.K. चतुर्वेदी रक्षा विशेषज्ञ हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। R.B. शर्मा जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, ये भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और प्रदीप कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनय राय मैनेजिंग एडिटर APN के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया यहाँ पर लूं उससे पहले मैं सबसे पहले
आरबी शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा। और ये जो बयान निकल के सामने आता है, आपको क्या लगता है, एक रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते, फौज के अगर जवानों की हम बात करें, शहीदों के परिवारों की हम बात करें, ये बयान उनके ऊपर क्या असर डालता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत निंदनीय प्रकार का बयान हमें अखिलेश जी से मिला है, और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि उन जैसा लीडर जो स्वयं एक सैनिक स्कूल की प्रोडक्ट हो, वहाँ से पढ़े हों और आगे बढ़े हों, और जिनके पिताश्री जब डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बहुत ऊंचे मानदंड सैनिकों के बारे में स्थापित किए थे, उन जैसे नेता से इस प्रकार का बयान आना निंदनीय भी है और बचकाना भी है। मेजर जनरल चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है कि ये जो बयान यहां पर दिया है, ये आखिर क्या विचार करके, क्या मंशा थी जब ये बयान यहां पर दिया गया अखिलेश यादव जी की तरफ से? ये तो अखिलेश जी ही बताएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है कि इसके पहले तुलसी साहब ने जो बोला बहुत ही अच्छा बोला कि जिस वक्त गोली चलती है और जब गोली का सामना एक सैनिक करता है, वो सिर्फ एक उद्देश्य उसका होता है, वो देश के लिए और सिर्फ देश के लिए और भारत माता के लिए शहीद होता है। इसमें कहीं फौज में कहीं ऐसा नहीं है कि कौन से किस प्रांत का है। और जहाँ तक गुजरात का है, हमारे दूसरे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे राजेंद्र सिंह जी, वो गुजरात के थे। हमारे एयरफोर्स के चीफ फली मेजर वो गुजरात के थे। एसपी ईरानी जी गुजरात के थे। करसट जी, जाल करसट जी जो नेवल चीफ थे वो गुजरात के थे। बिली मोरिया आर्मी कमांडर गुजरात के थे। और सबसे बड़े हमारे मानेक शॉ साहब, वो गुजराती ओरिजिन के थे। आज भी हमारी जो ग्रेनेडियर्स है उसमें कई रेजिमेंट्स ऐसी हैं, उनकी ऐसी बटालियंस हैं जिसमें कि गुजराती सैनिक हैं। तो ये अगर ये कहना, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि देश के लिए मरने वाला एक सिर्फ सैनिक, वही जो सीमा पे लड़ता वही नहीं है, उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसमें जो लोग मदद कर रहे हैं, वो सब इस देश के लिए है। तो इसलिए देश में मेरे विचार में ये बिल्कुल ये डिबेट व्यर्थ है। इसमें कभी कहना भी नहीं चाहिए। ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए कि देश को डिवाइड करने के बजाय देश को एक करें। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, प्रांत के नाम पे ये सब बंद हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ फौज में सब एक हैं, एक उनका धर्मस्थल भी एक होता है। बिल्कुल, हम सब यहाँ पर एक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बांटा क्यों जा रहा है? अब ये थोड़ा सा जानने की हम यहाँ कोशिश कर लेते हैं। राजकुमार बाटी जी, आखिर क्या बड़ी वजह है? जैसा कि बात यहां पर हुई है कि जब कोई सेना का जवान सरहद पर होता है तो उसके लिए देश मायने रखता है, उसका उद्देश्य रहता है देश, भारत। आप बांट रहे हैं गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, ये कहां तक सही है और क्यों ऐसा बयान आया? देखिए, एक बात तो मैं बहुत जिम्मेदारी से और बहुत गंभीरता से कह दूं कि हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे नेता और विशेष तौर पे अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी सेना का बहुत सम्मान करते हैं, शहीदों का बहुत सम्मान करते हैं और शहीदों के प्रति बहुत ही उच्च भावना रखते हैं। जहां तक बयान की बात है अखिलेश यादव जी की, वो जब तक उसकी पूरी पृष्ठभूमि नहीं देखी जाएगी, उसका संदर्भ नहीं देखा जाएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। उनकी कोई ऐसी भावना बयान के पीछे नहीं है कि वो सैनिकों को बांट के देखते हैं या वो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में बांट के देखते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि उस क्या पत्रकार ने सवाल पूछा उस समय और किस सवाल के जवाब में उन्होंने ये जब कहा, उन्होंने एक मामूली सा आधा वाक्य, उस आधे वाक्य को चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। उन्होंने और भी बातें कही हैं। तो ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी और कोई भी अखिलेश यादव जैसा सुलझा हुआ नेता सैनिकों का अपमान कर ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। वो सैनिकों को बहुत सम्मान करते हैं, सेना का बहुत सम्मान करते हैं। नहीं, सैनिकों का सम्मान करते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं। मैं तो ये बात करना चाह रहा हूं कि आप शहीदों के बारे में बात करते, आप देश के बारे में बात करते, आप ये बोलते कि ठीक है, यहां पर करारा जवाब देना चाहिए केंद्र सरकार को, लेकिन इसमें गुजरात पर जो निशाना साधा गया, पीएम मोदी से पहले भी कई बार उन्होंने निशाना साधा जब कहा था कि गुजरात के गधों का प्रचार करना बंद करें, तो सीधे वहां पर फोकस क्यों किया जा रहा है? और शहादत पर यह सियासत, जो वर्ड है शहादत पर सियासत, देखिए, जितनी शहादत सीमा पर हो रही है या नक्सलाइट एरिया में हो रही है, उस सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तो निशाना साधा ही जाएगा और साधा जाना चाहिए।
जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो विपक्ष में थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी एक सिर काटा गया था सैनिक का। तब इन्होंने क्या कहा था? एक सिर के बदले 10 सिर लाओ। इन्होंने कहा था कायरों की सरकार बैठी है। इन्होंने कहा था अगर हमारी सरकार होती तो एक गोली अगर सीमा पार से चलती तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देते, शायद पाकिस्तान को खत्म कर देते। स्मृति ईरानी ने कहा था मेरा मन करता है कि मैं इनको चूड़ियां भेज दूं, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को चूड़ियां भेज दूं। तो जो उस समय ऐसे बयान देते थे, आज रोजाना सैनिक तो मारे जा राजकुमार रहे जी, हैं। बात वही है ना कि शहीदों के नाम पर सीमा पे गोलीबारी हो रही है, नाम पर क्या राजनीति की जाएगी? दिखा रहा है। नहीं तो आज शहीदों के वो नाम पर क्यों चुप राजनीति है? की जाएगी? शहीदों के नाम पर राजनीति की जाएगी? ये शहीदों के नाम पर राजनीति नहीं है, देश की राजनीति है। क्या देश की सीमाओं को असुरक्षित छोड़ दिया जाना चाहिए? और देश के नेता अपनी खुशी, उधर सैनिक शहीद हो रहे हैं सीमा पे और ये अपनी पार्टी की जीत का जश्न मना रहे हैं। क्या इन्हें शोभा देता है? क्या इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे? क्या इस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे? ये राजनीति नहीं है, ये देश को बचाने की राजनीति। नकवी साहब, क्या आपको लगता है कि राजनीति नहीं है, ये देश को बचाने की राजनीति और इसीलिए ये बयान निकलकर सामने आया? हिमांशु जी देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बहुत ही अफसोसनाक बयान है। जी। ऐसे बयान की उम्मीद बिल्कुल भी किसी परिपक्व नेता से नहीं की जाती है। आप जो है वो राजनीति कीजिए और राजनीति जो है उसमें आप निश्चित रूप से एक दूसरे के ऊपर आघात करते हैं, लेकिन जब शहीदों को आप इस तरह से बांटना शुरू कर देंगे तो फिर प्रश्न जो है वो कहां तक जाएंगे। आज आपने जो है वो क्षेत्र के बारे में पूछा, कल आप जो है वो मोहल्ले के बारे में पूछेंगे, फिर जाति के बारे में पूछेंगे, फिर धर्म के बारे में पूछेंगे। ये क्या बातें हैं? हम सबके लिए ये मादरे वतन है, भारत माता है, जिसके लिए एक जज्बा बिल्कुल अलग है हर भारतीय में, हर हिंदुस्तानी में। हमें पूरी उम्मीद है अखिलेश जी में भी ये जज्बा होगा, हमें इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान सियासत में देना बहुत ही अफसोसनाक है और हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये शहीदों को लेकर के जो राजनीति 2014 में शुरू की थी भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहां तक जाएगी, ये कितने रसातल में जाएगी। आज की तारीख में अगर भाटी साहब को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले क्या क्या कहा था, वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत सुखद बयान नहीं है वो। और हमको मालूम है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी अफसोस होगा, हो सकता है वो पब्लिकली इन बातों को एक्सप्रेस ना कर सके, ना कह सके, उनकी अपनी सीमाएं होंगी, राजनीतिक कारण हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से हम ये मान नहीं सकते कि कोई भी भारतीय किसी भी शहीद के शहीद होने पर इस तरह के प्रश्न करेगा। इसके ऊपर हमारे ख्याल से अखिलेश यादव जी को फिर से सोचना चाहिए और अफसोस जाहिर करना चाहिए कि इस तरह के बयान उन्होंने दिया। भले ही उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, तो भी ऐसा बयान देने का जरूरत ही क्या है जिसके कि मतलब भी गलत निकाले जा सके। शहीद बहुत बड़ी चीज है, बड़े बड़े नसीब वालों को यह मौका मिलता है कि वो अपने देश के ऊपर शहीद हो सके। और बिल्कुल उस शहादत पर अगर इस तरह से सियासत की जाए, इस तरह से उसको बांट दिया जाए तो सच में दुख होता है और परिजनों को भी दुख हो रहा होगा शहीदों के। दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि कभी भी सेना को आप जाति, धर्म और मजहब और उनको सीमाओं में नहीं बांटा जा सकता है। कभी युद्ध भी होता है एक देश से दूसरे देश का, तो ये नहीं पूछा जाता उस सेना का जवान किस राज्य का था। हमेशा ये बात होती है फला देश का फला देश के साथ। मुझे लगता है अगर शहादत पर, सेना की शहादत पर इस तरह से सियासत होगा तो अच्छी परंपरा नहीं है। वो शहादत जो है, शहादत जो हो रही है, जिसकी बात नकवी जी कर रहे हैं, भाटी जी कर रहे हैं, वो शहादत शर्मिंदा होती है। और अभी भाटी साहब कह रहे थे, ये मुझे जो लगता है ना, ये जो अभी हाल के चुनाव हुए हैं, क्योंकि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उस हार को पचा नहीं पा रही समाजवादी पार्टी। और जब पचा नहीं, कोई चीज आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, जब पचा नहीं पाते हैं तो निश्चित तौर पर वो बमन होता है, वोमिटिंग होती है, और वही हो रहा है। आप कह रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में बयान दिया, तो बयान आए हुए इतने घंटे हो गए, तो उनका वास्तविक बयान क्या था? जब इस पर टीवी डिबेट हो रहे हैं तो आपको अपने बयान का क्लियरिफिकेशन देना चाहिए, या अखिलेश यादव को देना चाहिए या उनके नेताओं को देना चाहिए। और ये लोग कह रहे नहीं, हथियार है, आप चुनाव हार गए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाइए, हमारी सरकार की नीतियों पर आरोप लगाइए, कौन आपको मना किया है? चुनाव का इससे क्या संबंध है दिनेश जी? इस बयान का चुनाव से कोई संबंध ही नहीं है। बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना, सुन ली मेरा कहने। चुनाव से इसका क्या अगर संबंध? कहीं से आपको राजनीति भी लगती है तो मैं वो भी स्वीकार कर रहा हूं। हमारी आप पार्टी पर आरोप लगाइए, हमारी आप सरकार की नीतियों पर आरोप लगाइए, हम तैयार हैं सुनने के लिए। लेकिन आप अगर सेना को आप जाति, धर्म और उनकी सीमाओं पर राज्यों में बांटने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत गलत बात होगी, ये बड़ी निंदनीय बात होगी, बहुत घटिया बात होगी। ठीक है, विनय जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अभी जैसे मिश्रा जी ने भी कहा, एक आर्मी स्कूल से निकले हैं अखिलेश यादव, धौलपुर से निकले हैं, और उनकी सोच अच्छी रही है। सरकार में रहते हुए तमाम आरोप लगे, मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया।
और हमने देखा कि अगर कोई उनके सामने गलत सवाल आता है तो उसको नकार देते हैं कि क्यों फालतू सवाल पूछा जा रहा है, चाहे जिस परिप्रेक्ष्य में भी सवाल पूछा गया हो। अगर रिपोर्टर का सवाल गलत था तो उनको नसीहत देनी चाहिए, न कि उसकी व्याख्या करते हुए अगर इस तरीके से बात की जाएगी कि किस राज्य का कौन है। मुझे तो आज और एक दुखद पहलू लग रहा है कि चर्चा में हमको ये बताना पड़ रहा है कि गुजरात से कौन कौन अधिकारी आए, कितने जवानों ने शहादत दी, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल लोगों ने कई बार इस तरह के भी माहौल खड़े करने की कोशिश किया कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो किसका कितना योगदान था। सेना में कई बार जातियों के आधार पर गिनती कराने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है जो चीज़ें बची हुई हैं उसको बचे रहने दिया जाए, मान सम्मान सेना का उसी में है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कमेंट करना से भाटी साहब ने कहा कि स्मृति ईरानी चूड़ियां देने की बात करती थी, तो उसका एक जवाब ये भी हो सकता था कि हम तो चाहते थे कि सब सिर लेके आए, नहीं ला पा रहे तो स्मृति जी तो नहीं दे पाएंगे, हमें बताएं हम चूड़ी कहां देने जाएं। एक राजनीतिक जवाब ये भी हो सकता था, लेकिन उसके बदले अगर हम गिनती गिनने लग जाएं कि हिमाचल का कौन जवान शहीद हुआ, गुजरात का कौन हुआ, यूपी का कौन हुआ, ये हमें लगता है निंदनीय चीज है। और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से बयान देने में चूक हुई है, इसको स्वीकार करने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए और खुद इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए अखिलेश यादव को, क्योंकि ये बातें मीडिया में ट्रेंड कर रही हैं और ट्विटर पे भी हैं, सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध हैं। और बेहतर होगा कि अखिलेश यादव इसका खंडन कर दें और लगे कि अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो खेद व्यक्त करेंगे तो उनका मान बढ़ेगा, उनका मान घटने वाला नहीं है। राजकुमार भाटी जी, कैसा होगा? देखिए काफी वक्त यहाँ पर हो चुका है और जब इस बयान को लेकर इतनी चर्चाएं चल रही हैं, हर जगह इस पर डिबेट की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर शहीद के परिजनों का अपमान किया जा रहा है, शहीदों का अपमान किया जा रहा है और बांटा जा रहा है, तो नहीं लगता कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किसी को आगे आना चाहिए या अखिलेश जी को आगे आना चाहिए? कम से कम बात तो रखें अपनी। देखिए, अभी शहीदों की बात उठी, शहीदों के अपमान की बात उठी। 2 सैनिक अधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, शर्मा जी बैठे हैं, दूसरे अधिकारी बैठे हैं जी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री बने देश के, उससे पहले शहीदों का कितना सम्मान इस देश में होता था ये सारे देश को पता है। डेड बॉडी तक नहीं भेजी जाती थी, उनके कपड़े भेज दिए जाते थे। भाटी साहब मैं रोकना चाह रहा हूं। भाटी साहब अभी इस बात को मिश्रा जी ने कहा कि ये मान मुलायम सिंह ने जो उच्च मानदंड मुलायम सिंह यादव जी ने ये सिस्टम शुरू किया कि बाकायदा ताबूत में डेड बॉडी आती है और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि की जाती है और उनको सुविधाएं दी जाती हैं। खुद धौलपुर तो हमारे दिल में शहीदों के लिए और सैनिकों के लिए बहुत सम्मान है। मैं ये बताना चाहता हूँ, पूरी पार्टी, मेरे खुद परिवार में, और हम जिस समाज से निकल के आते हैं, जिस वर्ग की हमारी पार्टी है, किसान और मजदूर और गरीबों की पार्टी, हमारे लगभग हर परिवार से कोई ना कोई सैनिक होता है, सेना में होते हैं। मेरे रिश्तेदार भी, मेरे परिवार के लोग भी सेना में हैं। ये बयान आप वाजिब मानते हैं जो दिया गया? ये बयान जब तक इसका संदर्भ नहीं देखेंगे आप, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अखिलेश जी को इसे क्लियर करना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, मैं दोगली बातें नहीं करता हूं कभी भी चैनल में बैठकर, लेकिन अखिलेश जी की भावना ऐसी हो ही नहीं सकती कि वो किसी सेना का अपमान करें, सेना को बांटने की बात करें। वो इतने सुलझे हुए और इतने देशभक्त और सेना के समर्थक हैं कि वो ऐसा बयान दे ही नहीं सकते। तो किस संदर्भ में दिया है ये तो आपको अपना संवाददाता भेज के अखिलेश जी से क्लियर करना चाहिए। और मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि हमारी पार्टी सैनिकों का सम्मान करती है और हम, गुजरात भी हमारा है, गुजरात के भाई भी हमारे भाई हैं, गुजरात के सैनिक भी हमारे हैं। गुजरात, आप कह रहे हैं कि गुजरात आपका है, गुजरात के सैनिक आपके हैं, लेकिन खुद सोचिए कि जब कहा है कि गुजरात से एक भी अगर शहीद हुआ है तो मुझे उसका नाम बता दो। गुजरात के जवान क्या सोच रहे होंगे कि क्या वो देशभक्त नहीं है? मैं बार बार कह रहा हूं कि सवाल क्या किया गया होगा, तभी तो जवाब दिया जाएगा। और ये मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि अभी जो जितने शहीद हुए हैं, साल 1.5 साल में कहां के शहीद हुए हैं, वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई ना कोई सवाल किया गया होगा, उसके जवाब में तो कहा गया होगा ये सेना के अपमान के लिए नहीं है, ऐसी कोई भावना अखिलेश जी की नहीं थी। तो जवाब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप अपने शब्दों का चयन भी तो देख सकते हैं ना कि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। आप ऐसे जोड़ने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी तो जोड़ने का काम करती है, तो लेकिन यहाँ तो तोड़ने का काम किया जा रहा है, प्रांत के नाम पे यहाँ तो तोड़ने का काम किया जा रहा है, राज्यों में बंटवारा काम नहीं है। बयान जी शर्मा जी, हाँ देखिए ऐसा है, ये चर्चा भी अपने आप में राजनीतिक रंग लेती जा रही है। असल बात यह है कि जिस दिन कोई सिपाही यूनिफॉर्म पहन लेता है उस पर इस प्रकार का कोई असर नहीं रहता कि वो देश के किस हिस्से से आता है, किस मजहब से आता है। और अभी जो नाम गिनाए बड़े सैनिकों के, मैंने लगभग सबके साथ नौकरी की है और कईयों के बारे में तो मुझे आज पता लग रहा है कि वो गुजराती थे, इसलिए हम इस प्रकार का भेदभाव बिल्कुल करते ही नहीं हैं। और जो उन्होंने सवाल पूछा है, एक और सवाल पूछा जा सकता है खुद अखिलेश जी से जी। उन्होंने कहा है कि मुझे एक भी तो नाम बताओ जो गुजराती शहीद हुआ है।
मैं उनसे ये पूछता हूं कि एक भी तो नाम बताओ किसी गुजराती ने पीठ दिखाई हो और लड़ाई से भागा हो। जब गोली पर, जैसे अभी बात किया, गोली पर नहीं लिखा है कि ये गुजराती को ही लगनी है या उत्तर प्रदेश के आदमी को लगनी है। ये सवाल इस तरह से नहीं आना चाहिए और संदर्भ इसका कुछ भी हो, लेकिन ये सीधे का सीधा आघात है सैनिक के ऊपर और बलिदानी सैनिकों के ऊपर, और उससे अधिक उन सैनिकों पर जो अभी भी वहां सेवारत हैं, उन पर इसका प्रभाव जो पड़ने वाला है। इसके लिए अखिलेश जी को न केवल क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, बल्कि इसके लिए उन्हें उन सैनिकों से और विशेषकर जिन संदर्भ में उन्होंने कहा है उनको माफी मांगनी चाहिए। जनरल चतुर्वेदी जी, आपको भी लगता है कि इस तरह के जो बयान आते हैं, ठीक है, एक नहीं कई पार्टियों से, कई राजनीतिक दलों से जो बीच बीच में राजनीति की जाती है जवानों को लेकर, हमारे देश की सुरक्षा को लेकर कई बार बयान दिए जाते हैं, इससे सेना के जो जवान हैं उनका मान सम्मान पर भी विपरीत असर पड़ता है, उनका जो हौसला होता है वो भी यहाँ पर कुछ कम नजर आता है, डाउन होता है, आपको लगता है? बिल्कुल, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। सैनिक को, सेना को, जो भी हमारे देश की सेवा में रत है, उनको इन राजनीतिक प्रश्नों से दूर रखा जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे यहाँ ये एक कोड ऑफ ऑनर है कि हमारी जो ऑफिसर्स मेस होती है, जवानों की मेस होती है, उसमें राजनीति के ऊपर कभी चर्चा नहीं होती है। हम सब भारतवर्ष के राष्ट्रपति जो हमारे सुप्रीम कमांडर है, उनके नेतृत्व में इस देश की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हैं। इसलिए कौन कांग्रेस आता है, कौन बीजेपी आता है, कौन समाजवादी आता है, इससे किसी सैनिक को कोई लेना देना नहीं है। उसका जो प्रतिबद्धता है वो इस देश के प्रति है। और पिछले, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि 1947 या इसके पहले भी आप देख लीजिए, सोमनाथ के युद्ध के बाद भी, जिसने जब 16वें एक्सपीडिशन के बाद महमूद ऑफ गजनी वापस जा रहे थे, तो वो सिर्फ एक हाथी के साथ गजनी पहुंचे थे, क्योंकि गुजरातियों ने उनको हराया था, उनको मदद की थी जाटों ने। तो इसमें यह कहना कि कौन किसी जात का है, किसी धर्म का है, कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश में कोई धर्म के नाम पे नहीं मरता है, कोई जात के नाम पे नहीं मरता। सैनिक सिर्फ अपने मान सम्मान और अपने देश के मान सम्मान के लिए मरता है। ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है कि सैनिक हमेशा देश के लिए ही शहीद होते हैं, ये चीज कही जाती है कि मान सम्मान साफ तौर पर देखा जाता है। और दिनेश जी, जो बात यहाँ लगातार हम जिसका हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति काफी कुछ रही है, काफी पहले भी देखा गया है कि सेना को लेकर राजनीति करने का आरोप तमाम राजनीतिक दलों पर लगाया है। आपको लगता है कि साफ स्वच्छ राजनीति के भविष्य में आसार नजर आ रहे हैं कि ठीक है, जिसमें सेना को बीच में ना लाया जाए, ऐसे बयानों का इस्तेमाल ना किया जाए? मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए, सारे दलों को बचना चाहिए, सारी पार्टियों को बचना चाहिए। अभी भाटी साहब रफू करने की कोशिश में लगे हैं कि अखिलेश के बयान को कैसे हम रफू करें। देखिए, रफू करने की गुंजाइश कब होती है? जब किसी कपड़े में छोटा सा कहीं उस फटा हो तो थोड़ी जगह हो तो उसमें रफू किया जा सकता है, लेकिन मामला इतना बड़ा है ना कि इसमें रफू करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और भाटी साहब आपके चैनल को कह रहे थे कि रिपोर्टर भेजकर उनको बयान को देखना चाहिए कि किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है। ये काम उनका नहीं है। अगर भाटी साहब पार्टी की तरफ से आए हैं तो उनको ये संदर्भ ग्रहण करके आना चाहिए था कि किस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है। स्पष्ट करने का बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव नेता हैं तो काम भी भाटी साहब का है, ना तो चैनल का है ना दूसरे दल का है, जैसे दूसरे लोग स्वीकार कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि सेना का जो भी जवान है उसके सामने सिर्फ मादरे वतन होता है, अपनी भारत माता के लिए होता है, और उसका एक ही धर्म होता है कि भारत माता की रक्षा करना, एक ही उद्देश्य है, और एक ही तिरंगे में उसकी शहादत के बाद वो तिरंगे में वापस आता है। तो मुझे लगता है उस शहादत को बदनाम करने की कोशिश है कि जैसे हमें हमारे सेना के जवान ने कहा, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस पर माफी मांगनी चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें माफी निश्चित तौर पर, और जितनी जल्दी मुझे लगता है वो माफी मांगेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब अखिलेश जी कब आगे आते हैं ये जरूर उनके ऊपर डिपेंड करता है। प्रदीप कुमार जी, आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी आएंगे, माफी मांगेंगे? क्योंकि यहाँ पर मांग उठ रही है कि इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, काफी असर पड़ा है इस बयान से। देखिए हिमांशु जी, देश बड़ा होता है और देश में जब इस तरह की जो पूरा देश इस वक्त परेशान है कि बॉर्डर पे किस तरीके से भारतीय सैनिकों पे पाकिस्तान हमलावर है, किस तरीके से हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं,
और किस तरीके से भारत की सेना को, भारत की सरकार को इस तरह से कदम उठाने चाहिए कि उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, उस माहौल में जब इस तरह का बयान आता है कि साहब गुजरात से हुआ कि नहीं हुआ, धर्म में, जाति में बांटना जो है वो बहुत गलत है, इसका मैसेज बहुत गलत जाता है और ये बहुत ही चिंतनीय है। और मुझे लगता है कि अखिलेश जी को इसमें जो है अपने को क्लियर करना चाहिए कि उनकी मंशा क्या थी और क्या हुआ, क्योंकि वो बेहतर होगा। नहीं विनय जी, जो बात यहाँ पर की जा रही थी कि जैसे बीच में बीजेपी की तरफ से कहा गया, ठीक है काफी करारी हार यहाँ पर मिली है समाजवादी पार्टी को, अब वो खींच राजनीति वाली वो खींच निकल रही है और इसीलिए ये समझ नहीं पा रहे कि क्या जुबान से निकला, क्या बोल गए। ऐसा भी है कि राजनीति से जोड़कर देखा जाए कि जो हार मिली है वो हार की वजह से ऐसे शब्द निकल रहे हैं। देखिए, खींच की बात नहीं, सबसे बड़ी बात होती है कि आप कहां से सियासत करते हैं। राजनीतिक व्यक्ति राजनीति करेगा, उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर डेड बॉडी किसी जवान की आई है तो उससे कैसे अपनी संवेदना को हम जोड़ लें। हम ज्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे भाटी साहब से। अभी कानपुर में एक शहादत हुई है, अखिलेश यादव वहां गए, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगे वहां पर कि आपने वर्कर को मना नहीं कर सकते थे। और सेना की कुछ फॉर्मेलिटी चल रही थी, जब डेड बॉडी घर में आती है तो सेना के 2 विशेष अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, वो बताएंगे उनकी कुछ फॉर्मेलिटी चल रही थी, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी को रोका गया, वो जबरदस्ती अंदर घर में गए। ये भी मीडिया में सामने चीजें आई। तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसे जगह पर जाते हैं जहां पर कोई शहादत हुई है किसी जवान की, तो वहां शहीद के बारे में नारा लगना चाहिए। और अगर कोई बात, सवाल अगर गलत भी पूछा गया, मान लीजिए किसी रिपोर्टर ने ही पूछा कि शहादत उत्तर प्रदेश से हो रही है, आपको क्या कहना है, ये तो किसी ने नहीं कहा होगा गुजरात में शहादत नहीं हो रही है। जवाब पूरा है, ये जवाब आधा अधूरा नहीं है कि बीच में से काटा गया हो, जोड़ा गया हो। अखिलेश यादव ने पूरे भाव के साथ पूरा बयान दिया है और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि उन्होंने गलती की है, क्योंकि जैसे हम लोग सेना के बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन एनसीसी हमने किया है, आर्मी विंग एमसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। उसमें हमको जितना सिखाया गया, जितना बताया गया कि सेना की पहचान झंडे से होती है, उसकी उसके रेजिमेंट से होती है, वो अपने मोटो के लिए जिंदा रहता है। उसको लगता है कि हमारे सेना का झंडा कितना आगे जाए, कब उसको इनाम मिल जाए कि हमने इस रेजिमेंट ने इतना काम किया। इसीलिए कई बार जब तुलना होती है तो कई बार डोगरा कहता है कि हमने ये किला फतेह किया, राजपूत कहता हमने ये किया, सिख रेजिमेंट कहता हमने ये किया। ये उनकी जो कंपटीशन आपस में एक रेजिमेंट को लेकर कंपटीशन होता है, अभी देश के लिए होता है। इसलिए नहीं होता कि हम सरदार हैं या वो गोरखा हैं। देश के लिए रेजिमेंट कितना बेहतर कर सकती है, कौन सा उसको टारगेट दिया गया, कैसे उसने अचीव किया, ये उनका मोटो होता है। और उसके बीच में जो भी आकर के अगर इस तरह की बात बयानबाजी करेगा, मुझे लगता है अपना लंबे तौर पर उनका नुकसान हो रहा है। क्योंकि अखिलेश यादव का अभी तक जितने भी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, किसी से पूछिए, सभी कहते थे मृदुभाषी हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन न जाने क्या ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं, हो सकता है उसके पहले परिवार का कोई सवाल आ गया हो जिसको खिंच गए हो, अचानक सेना पे बरस पड़े हों, ये हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है इन बयानों से बचना चाहिए। और मैं बार बार कहूंगा कि हम स्पष्टीकरण ढूंढें, सवाल के साथ उनका जवाब निकालें। उससे बेहतर है खुद अखिलेश यादव सामने आए और कम से कम जिस आर्मी स्कूल से पढ़े हैं उसका मान रखें। और अगर बोल देंगे तो बड़े होंगे, छोटे नहीं होंगे। जी नकवी साहब। हिमांशु, देखिए हम यहाँ पे 2 बातें जल्दी जल्दी कहना चाहेंगे। पहली बात यह कि शहीद का अपमान कोई नहीं कर सकता है। किसी का भी बयान जो है वो उसको अपमानित नहीं कर सकता है। किसी की भी कही हुई राजनीति जो है उससे उसका कद नहीं छोटा हो सकता है। शहादत अपने आप में इतनी बड़ी जगह है कि अगर उसके लिए कोई भी अपशब्द इस्तेमाल करेगा तो वो स्वयं अपमानित होता है। कहीं कोई जो है वो किसी शहीद को अपमानित नहीं कर सकता है। कहीं कोई व्यक्ति जो है वो सेना को अपमानित नहीं कर सकता है। सेना का मान बहुत बड़ा है, इन सब बातों से बहुत बड़ा है। और आप कभी भी सेना के कद को छोटा नहीं कर सकते, उनके उत्साह को कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक जज्बा अलग होता है। वो अपने देश के लिए लड़ने जाते हैं। वो वहां पर बैठे रहते, महीनों बैठे रहते, जहां के पर आप चंद घंटे नहीं रह सकते हैं। अगर उनके अंदर देश के लिए जज्बा ना हो तो कोई भी व्यक्ति जो है वो महीनों इतनी ठंड में, इतनी गर्मी में, धूप में नहीं बैठ सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ देश के लिए जज्बा है। अखिलेश जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से उससे किसी भी सैनिक का अपमान नहीं हुआ है, किसी शहादत का अपमान नहीं हुआ है, किसी शहीद का अपमान नहीं हुआ। कोई नहीं कर सकता है। उनके पास जो है उसको कोई ले ही नहीं सकता है। उनको झंडा मिले ना मिले, उनको सैल्यूट मिले ना मिले, वो शहीद अपने आप में इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। इसलिए अखिलेश जी को इस बयान को स्वयं देखना चाहिए, सुनना चाहिए और खेद व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वो अपमान स्वयं अपना कर रहे हैं, अपनी पार्टी का कर रहे हैं, और वो लोग जो उनके साथ जुड़े हुए ये उनको अपमानित कर रहे हैं। सेना को उनके मान की आवश्यकता नहीं है, शहीद को किसी के भी मान और सम्मान की आवश्यकता नहीं है। एक बात तो हम ये कहना चाहेंगे,
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये बात कहीं ना कहीं जानते हैं कि जैसा विनय भाई ने कहा है कि अखिलेश यादव जी अगर स्वयं सोचेंगे उन्होंने क्या कहा है तो उनको खुद को अफसोस होगा, क्योंकि वो इस प्रकार का व्यक्तित्व नहीं रखते हैं। भाटी जी जो भी कह रहे हैं वो फिर भी उनके दिए हुए बयान को किसी न किसी तरह राजनीतिकरण करके उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है, हम और आप सब लोग समझते हैं। मगर ये है कि हाँ, निश्चित रूप से इस तरह के बयान चाहे किसी ने भी दिया हो, किसी परिस्थिति में दिया हो, उसको आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। जनरल चतुर्वेदी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, एक सिपाही उसका वो सिर्फ लड़ता है, सिर्फ शहादत के लिए तैयार होता है 3 चीजों के लिए। नाम जो देश का होता है, नमक जिस देश का वो खा रहा होता है, और निशान जो देश का होता है। इन 3 के लिए ही वो लड़ता है। तो उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए ये कहना कि गुजरात और एक तमिलियन हिस्ट्री, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री रिप्लीट है एग्जाम्पल से। पूरा आप अगर इतिहास देखें भारतवर्ष का, तो पूरे अनादिकाल से और पूरे विश्व में भी देखें, जिन कम्युनिटीज के ऊपर जब संकट आता है वो अपने आप आर्म्स उठाते हैं और अपने देश, समाज और झंडे की रक्षा के लिए जुट जाते हैं। तो इसलिए किसी के लिए कहना कि क्या उनकी सोल्जरली ट्रेडिशंस हैं, ये नहीं है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और ये एक हमारा भारतवर्ष एक एक्सपेरिमेंट है जो कि सेक्युलरिज्म के ऊपर बना हुआ है। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, जिसमें जितनी जल्दी जातियां, धर्म, प्रांतीयता गौण हो जाए उतना ही अच्छा है। जितनी जल्दी हमारी एक पैन इंडिया आइडेंटिटी आए कि हम भारतीय हैं और सबसे पहले मर्द हिंदुस्तान के वास्ते, ऐसा जब हमारे में अगर जज्बा आएगा तभी हम लोग जो है देश तरक्की कर सकेगा। देश की तरक्की की बात करते हैं भाटी जी, कहा जाता है कि भारत, हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कहीं ना कहीं राज्यों में बांट देते हैं। तो ये सारी चीजें बंद कब होंगी, और ये आपको क्या लगता है कि क्या प्रयास करने चाहिए जिससे आने वाले वक्त में ये सारी चीज दोबारा से ना दोहराई जाए? देखिए, पहली बात तो उस बयान के संदर्भ से हटके मैं, क्योंकि कई बातें उठी हैं, जनरल साहब ने भी कहा कि जाति, धर्म और मजहब के नाम पे बांट देते हैं और इस तरह कर देते हैं। उस संदर्भ से हटके मैं ये ना समझा कि मैं उसे जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति, धर्म, भाषा के नाम पर, जो मजहब के नाम पर जो भेदभाव या जो बांटना हो रहा है, उसे खत्म करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है सरकार के स्तर से, समाज के स्तर पर या प्रशासनिक स्तर पर? आज भी हमारी फौज में रेजिमेंट जो बनी हुई है वो जातियों के नाम पे बनी हुई है। आज भी देश की जो शासन चलता है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो 2 उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाने पड़े कि जातियों का संतुलन बनाने के लिए। आज भी जो पोस्टिंग की जाती है वो जाति देख के की जाती है। ये बहुत अच्छी बात नहीं है, हम इसका समर्थक नहीं है, ये खत्म होनी चाहिए। जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने जाते हैं तो सबसे पहले कॉलम में पूछा जाता है जाति, तो उसकी जाति लिखी जाती है। जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो फार्म में भरा जाता है जाति। तो ये जाति कैसे खत्म हो जाएगी? हम तो चाहते हैं, समाजवादियों ने तो आंदोलन चलाया बाकायदा, डॉक्टर लोहिया ने आंदोलन चलाया, जब सेना में जवान जाते हैं तब तो एक ही चीज बताई जाती है, भारत, हिंदुस्तान। नहीं, बस बताया जाता है, लेकिन जाति के नाम पर रेजिमेंट बनी हुई है और उनमें आपस में कंपटीशन भी होता है और एक भावना भी होती है जातिवाद की, और वहां जातियों को लेकर टिप्पणियां भी की जाती हैं। ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे। जातियों को लेकर टिप्पणियों की हमारे लोग वहां पर हैं, हमारे विस्तार वहां पर हैं। नहीं, ये कौन, मैं ये बात स्पष्ट कर दूं। ये बातें खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, लेकिन कहीं से कोई प्रयास किया जा रहा है नहीं तो इसके आज प्रयास अखिलेश शुरू होना जी का, क्या चाहिए। ये अखिलेश जी का प्रयास सही था? बात है। कुछ नहीं, अखिलेश जी का प्रयास था। आपको तो प्रयास करना सब है। भारत हो जाए। नहीं, ऐसा मैं जरा, मेरा नाम आया है, मैं स्पष्ट कर दूं। जातियों के नाम पर जैसे जाट रेजिमेंट है या दूसरी रेजिमेंट है, ये ऐतिहासिक एक एक्सपेरिमेंट हुआ है। सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, गोरखास तो दूसरे भारतीय भी हैं और नेपाल से भी हैं। इस प्रकार का ये ऐतिहासिक एक परिप्रेक्ष्य है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि उनमें आपसी कंपटीशन होते रहते हैं और वो इस संदर्भ में होते हैं कि कल अगर वो युद्ध में जाएं और शत्रु का सामना करें तो उनमें कौन अच्छा प्रदर्शन करके शत्रु को बड़ी मात देता है। इसका अर्थ यह है कि जो जिस प्रकार की हमारी रेजिमेंटेशन है या रेजिमेंटल यूनिट्स हैं, उनका एक पॉजिटिव लाभ उठाकर
पूरे देश के हित के लिए ऐसा किया जाता है, उस वक्त वो जाट जो है, जाट रेजिमेंट जाट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है, गोरखा रेजिमेंट किसी गोरखा के लिए लड़ाई नहीं लड़ रही है। उस वक्त वो दोनों मिलकर भारतवर्ष की मान सम्मान और सुरक्षा के लिए अपने साझे शत्रु से लड़ रहे हैं। इसलिए इसको सही प्रकार से इस ढंग से समझना चाहिए और हमें इस बात से गुरेज करना चाहिए। एक सैनिक जिसने यूनिफॉर्म पहनी है, ये पार्टियां राज्य में आती रहेंगी, कोई दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। पिछले 70 साल से मैं देख रहा हूं जितनी हुई है, लेकिन सेना ही एक ऐसा स्तंभ बचा है देश में। आज जुडिशरी के बारे में भी सवाल उठने लगे हैं, लेकिन सेना ही एक ऐसा स्तंभ बचा है जो राष्ट्र की सुरक्षा और उसको बचाने के लिए सक्षम साबित हुआ है और रहेगा। बिल्कुल रहेगा। मेरी दो बात है सिर्फ हिमांशु जी। एक तो अभी बात यह है कि देखिए सेना है, उसके ऊपर इस तरह के बयानों का कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, थोड़ा मैं मानने के लिए नहीं तैयार हूं। देखिए सेना में जो जवान है वो भी इंसान है, वो भी किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। फर्क पड़ता है बयानों से, उनका मोरल डाउन होता है। जब हमारी सेना जाकर दूसरे देश में सर्जिकल स्ट्राइक करती है और आप सबूत मांगते हैं, कोई भी सबूत मांगता है तो असर पड़ता है। और जब शहादत होती है और उस शहादत पर अब जब जाति के नाम पर और प्रांत के नाम पर आप वर्गीकरण करते हैं तो मुझे लगता है कि फर्क पड़ता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है एक तरफ अगर आप इस बयानों को अपने से सहमत नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का अगर वो मनुष्य है, तीन चीजों का फर्क पड़ता है। जब अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखें, अगर कोई आतंकवादी मारा जाता है और उसके जनाजे में अगर जनसैलाब उमड़ता है तो उसका भी असर पड़ता है। तो इसलिए ये ना कहा जाए कि असर नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, हमारे जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं, जब आप इसको इस परिप्रेक्ष्य से हटाकर कभी कभी राजनीतिक चर्चा आप करते हैं तो आपको यह भी देखना होगा ये कौन लोग कर रहे हैं। वो लोग कर रहे हैं जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं। ये क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनका अस्तित्व ही यही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे अपने अस्तित्व को बताएं, और ये लोग सवाल पैदा कर रहे हैं। ये जाति और धर्म की वो लोग बात कर रहे हैं जिनकी पूरी पार्टी एक ही परिवार है, एक परिवार के अलावा वो आगे कहीं जा ही नहीं पाते हैं, तो कैसे नहीं सेना के ऊपर। तो मुझे लगता है जो अभी विनय जी कह रहे थे कि पूरे बयान को अगर आप फिर से दिखाइए तो कहीं स्क्रिप्टेड नहीं है, पूरा बयान है और जितना पूछा गया है उससे ज्यादा उन्होंने बोला है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कहीं कोई गरोज नहीं है कि एक ओछापन बयान है। इस पर अखिलेश यादव को जल्द से जल्द स्पष्टीकरण देना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। अभी दिनेश जी ने बड़ी आदर्शवादिता की बातें की। मैं दिनेश जी से पूछना चाहूंगा कि आपके केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कल महाराणा प्रताप जयंती मनाई, क्या उन्होंने कभी अंबेडकर जयंती भी बनाई? क्या उन्होंने कभी किसी और की जयंती भी बनाई? क्या ये जातिगत काम नहीं है? आपके दूसरे केंद्रीय मंत्री जो यहीं नोएडा से हैं, महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, वो ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं, वहां सम्मान कराते हैं अपना। क्या ये जातिवाद नहीं है? आपके दो मुख्यमंत्री किस आधार पर बनाए गए? केवल जातियों को संतुष्ट करने के लिए? आदर्शवाद की बातें करना बहुत आसान है, आदर्शवाद की बातें करना बहुत आसान है, उसमें चलना बहुत मुश्किल है। आपकी पार्टी जितनी धर्म की राजनीति करती है, जितना जाति और धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, कोई दूसरी पार्टी नहीं करती है। तब भी लोगों को तकलीफ होती है। नहीं किया, जनरल वीके सिंह ने कभी नहीं मनाया, का टैग यहाँ पर नहीं लगा है, किसी ने कभी नहीं मनाया, महाराणा प्रताप जयंती मनाई। भाटी जी, किसी पर कॉपीराइट नहीं है, किसी पर किसी का टैग नहीं नहीं, लगा है। क्यों लेकिन मनाया? विनय जी, एक सवाल मैं यहाँ पर महाराणा प्रताप की जयंती मनाना आपकी निगाह में कसूर है? ठीक है, महाराणा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप को एक दिन आप पढ़े तो ठीक है लीजिए। दिनेश जी एक मिनट, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल विनय जी, जो बात यहाँ पर एक सेना नायक के रूप में उन्होंने काम किया, विनय जी जो बात यहाँ पर योद्धा के रूप में उन्होंने काम किया था, कैसी बात आप कर रहे थे? ठीक है, एक मिनट विनय जी, जो बात यहाँ पर राजकुमार भाटी जी ने भी कही थी कुछ समय पहले कि जाति को खत्म कर देना चाहिए सेना में। यहाँ पर भी अलग अलग नाम से जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये तमाम तरह की चीजें होती हैं और इनको हटा देना चाहिए। कमेंट भी किए जाते हैं, इस तरह की बातें भी यहाँ पर कही गई हैं। तो क्या ये प्रयास यहाँ पर राजनेताओं की तरफ से अब किया जा रहा है कि हाँ ठीक है, सेना से अब जाति धर्म ये सब हटा दिया जाए, माना जाए इसे? देखिए, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ एक अच्छी परंपरा रही है, चाहे डोगरा रेजिमेंट की बात हो, सिख रेजिमेंट की बात हो, गोरखा रेजिमेंट की बात हो, बिहार पैरावन की बात हो, ये सब जो रेजिमेंट बनाए गए थे, यहाँ तक छोड़िए जो लड़ने वाले फोर्स अलग करिए, आप मेडिकल फोर्स जो उनका है या जो उनके सड़क निर्माण की जो संस्था है, ये खुद अपने आप में कंप्लीट सेना है।
क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो ये भी रणभूमि में जाते हैं। मैं सीधे एग्जांपल दूंगा, 26 जनवरी की परेड सभी आदमी देखते हैं, राज्यों की झांकियां आती हैं, उसमें भी एक हेल्दी कंपटीशन होता है, कौन नंबर 1 की झांकी बन के निकलेगी, परेड में किसको सबसे ज्यादा दिया गया वो नंबर। हम लोग जब परेड की बात करते हैं, कैंप की बात करते हैं, तो क्वार्टर गार्ड बनाया जाता है। अब 700 के बच्चों के कैंप में से 10 लड़के छांटे जाते हैं जो क्वार्टर गार्ड में ड्यूटी करते हैं। वो एक मान सम्मान का विषय होता है कि क्वार्टर गार्ड में हम हैं, क्योंकि कैंप का आईना कहा जाता था। तो ये जो कंपटीशन है ये होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो अपने कैंप में अपने यहाँ सजा कर रखते हैं कि हमने कौन सा वीरता का परिचय दिया, कैसे हमने किस किले को फतेह किया। ये उनका एक साहसिक परिचय है, नाम से जोड़ा जाता है। लेकिन अगर उसको हम दूसरे रूप में ले लें, क्योंकि इसीलिए कहा था ना, पैसे देकर अगर भर्ती पाओगे तो खून नहीं बहाओगे। आजकल सिपाहियों की जो भर्ती होती है, दरोगाओं की जो भर्ती होती है, लेखपालों की जो भर्ती होती है, और सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती हुई है, 1 लाख सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन पैसे देकर रिश्वत पर आए हैं, झाड़ू क्यों लगाएं? सेना इसलिए छूती है कि भर्ती के समय भी जब लड़के नौजवान जब सड़क पर दौड़ते हैं, जब पसीना बहता है तो उनको लगता है कि अगर एक का शहीद उनके इलाके में गया होगा तो 10 नौजवानों को प्रेरणा देके जाता है कि काश ये दिन मुझे भी नसीब हो। कई ऐसी माताओं के बयान हमने सुने हैं कि एकलौता बेटा शहादत दे गया, वो कहती है एक बेटा था चला गया, एक और उसको मैं सेना में भेज देती। ये छोटा कलेजा नहीं किसी माँ का कि जवान बेटा मरे और माँ का ये बयान अगले दिन आए, और ना तो आदमी मरते समय क्या नहीं करता है। तो इसलिए सेना को उस पैमाने मत तौला जाए कि क्यों रेजिमेंट के नाम से जाने जाते हैं, उनका मान सम्मान उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरी बात जो निकल के आई, राणा प्रताप हो चाहे नेताजी हो चाहे गांधी जी हो, ये महापुरुष देश के रहे हैं, इनका सम्मान अपनी जगह, सेना का सम्मान अपनी जगह है। हल्दी घाटी की लड़ाई की उन्होंने अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को भगाने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की। एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरे गाल पे थप्पड़ खाने के गांधी अगर तैयार हुए तो अंग्रेजों को भगाने के लिए तैयार हुए थे। अगर संविधान देश के लिए अम्बेडकर ने लिखा तो देश के लिए लिख के दिया। तो हर आदमी का अपना अपना योगदान है, सभी का महत्व है। लेकिन इस आजाद मुल्क में अगर हम सुरक्षित हैं तो सेना का योगदान सबसे ज्यादा है, क्योंकि आज की तारीख में उन्हीं के भरोसे हम चैन से देश में बैठे हैं। हम कम से कम ये तो नहीं कहते हम गुलाम हैं, तब गुलामी से आजादी के लिए हम लड़ रहे थे। इसलिए इस बात पे कोई हम जस्टिफाई न करें, ज्यादा बेहतर है। मैं बार बार ये कहूंगा कि ये बयान अगर सबसे ज्यादा आहत करेगा तो मुलायम सिंह को आहत करेगा कि ऐसे बेटे के द्वारा ये बयान निकला है, जो कि मुलायम सिंह सेना के लिए खुद उन्होंने जिस तरह से मील के पत्थर साबित हुए कि सेना का पहले बेल्ट और टोपी जाया करती थी घरों पर। उन्होंने कहा कि चाहे जिस अवस्था में जवान होगा वो घर तक उसकी डेड बॉडी जाएगी, उस रेजिमेंट का व्यक्ति जाएगा, वहां पूरे सत्कार के साथ उसका अंतिम संस्कार होगा। उससे कई चीजें फायदे में भी देखने को मिली। गांव के आदमी को उसके बच्चे का डेड बॉडी भी मिलता था, साथ में हौसला भी बढ़ता था कि जिस जब लड़के को हमने सेना में भेजा था उसने क्या कारनामा करके दिखाया है। आज अगर इस तरह के बयान आएंगे तो इसको गलत रूप में ही लिया जाएगा, गलत रूप में लिया जाना भी चाहिए। ये राजनीतिक बयान न माना जाए कि हिलाल साहब क्या कह रहे हैं या दिनेश सिंह जी क्या कह रहे हैं। ये पार्टी से हट के देखा जाए तो एक सामान्य आदमी, किसी रिक्शे वाले से अगर पूछिएगा, जो निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उस गरीब आदमी को भी बुरा लगेगा, क्योंकि अगर वो भी रिक्शा सही सलामत इस देश में चला रहा है तो इसलिए आजाद मुल्क में चला रहा है कि सेना उसके लिए कुर्बानी दे रही है, सेना उसकी प्रहरी बनकर खड़ी है। ठीक है, छोटे से छोटा इंसान ये बात समझने को तैयार है, जो कहा जा रहा है कि जो जमीनी स्तर से जुड़ा है वो ये चीज समझने को तैयार है कि सेना पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, जवानों पर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दल में जो कुछ नेता बैठे हैं वो इस तरह के बयान क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? नकवी साहब, क्या उनको ये बात समझ में आएगी और आने वाले भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं कि ठीक है, अब ये सियासत का जो नया रंग देखने को मिल रहा है, ये रंग अब नहीं देखने को मिलेगा? हिमांशु, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और लगातार हमने जैसे पहले ही कहा कि ये 2014 के इलेक्शन से जो शुरुआत हुई है इस तरह के बयान देने की, जो बहुत ही निंदनीय है। किसने दिया हम उसमें नहीं जाना चाहते पृष्ठभूमि में, बिल्कुल भी हम इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहेंगे। जिसने भी दिया है गलत दिया है। सेना जो है वो अपने काम में है, सेना जो है वो आपकी सुरक्षा कर रही है, सेना जो है वो इस देश की सुरक्षा कर रही है, और वो किसी राजनीतिक दल की सुरक्षा नहीं कर रही है और ना ही वो किसी राजनीतिक दल के द्वारा गठित की गई है। वो मात्र देश के लिए कार्य कर रही है। अगर आप सेना को राजनीति में लेकर के आएंगे, चाहे वो पासिंग रेफरेंस से ही क्यों ना दिनेश जी बता दे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, देखिए ये सारी सब चीजें जो है कहीं ना कहीं आप जो है वो राजनीतिकरण सेना का करने की कोशिश करते हैं। चाहे आप उसके लिए अपनी पीठ थपथपा करके करें, या उसको लेकर के आप इलेक्शन लड़ने के लिए जाइए, या उसको आप इलेक्शन का एक मुद्दा बनाइए, या आप उसको अपनी स्पीच का एक मुद्दा बनाइए और कहीं ना कहीं उसको जो है वो अपनी राजनीति से जोड़ने की कोशिश करें, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर राजनीति बढ़ती चली जाएगी और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जगहों के ऊपर आकर के आज खड़ी हो गई है। अफसोस की बात यह है कि आज की तारीख में राजनीति करने में इतना भी नहीं सोचते कि कम से कम देश की सेना है
उसके बारे में बोलने से पहले कुछ तो सोचें, कुछ तो समझें। सेना को तो ना बांटे, केवल मात्र कुछ वोट पाने के लिए अगर आप सेना को बांटने की कोशिश करते हैं, आप तथ्यों को भी नहीं जानते, तथ्यात्मक रूप से भी ये बयान अपने आप में गलत है। ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक बयान है। हम जितनी भी इसके लिए निंदा करें उतना कम है। और हम इस बात को भी मानते हैं कि जिस वक्त अखिलेश जी से ये बात की जाएगी, उनको बताया जाएगा, वो अपने बयान को सुनेंगे, उनको भी अफसोस जरूर होगा। दिनेश जी, जो बात यहाँ उठाई गई कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उसको लेकर भी चुनाव प्रचार काफी कुछ ज्यादा किया गया था और देखा गया था कि बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर यहाँ पर लगा दिए गए थे और पूरा क्रेडिट यहाँ पर पार्टी को दे दिया गया था। तो ये भी तो एक तरह की सियासत हुई ना। ये आपको लगता है कि इन सारी चीजों से भी दूर रहना चाहिए राजनीतिक दलों को? देखिए, जिससे सेना का मनोबल बढ़ना चाहिए ना, वो राजनीतिकों का, राजनीतिक पार्टियों का, सरकार को काम करना चाहिए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कहें अपनी मन की बात में कि अगर आपको कहीं भी सेना का जवान जाता दिखाई दे तो आपसे हम अपील करते हैं कि आप ताली बजाकर उसका स्वागत करें, तो कौन इसको बुरा मानेगा? अगर सेना का नौजवान है, आप सीट पर बैठे हुए हैं, आप खड़े होकर अपनी सीट उसको दे देते हैं, तो उसके मनोबल को बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? उसके साथ अगर उसके परिवार का कोई सदस्य होगा तो उसको भी फक्र होगा कि स्थान उसको इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देश की सेवा में है, वो मादरे वतन की सेवा में है। हम मानने को तैयार नहीं है, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हिलाल नकवी साहब जो बात कर रहे थे, आप वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर आपकी सरकार, मैं सियासत नहीं करना चाहता हूं, अगर आपने उनके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश की होती तो आप अपने रिज्यूम में वन रैंक वन पेंशन दे देने की बात कर देते, करते कि ना करते? आप 5वां वेतन आयोग दे देते हैं सारे कर्मचारियों को, आप वन रैंक वन पेंशन देने की बात नहीं करते। मुझे कहना नहीं चाहिए, अरबों खरबों रुपया दलाली में लोग ले लेते हैं, लेकिन वन रैंक वन पेंशन देने की बात आप सोचते नहीं है। जिससे सेना का मनोबल बढ़े, सरकार के वो सारे काम करने चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हमारी सरकार सेना के मनोबल बढ़ने में जितना संभव है उतना सारा प्रयास कर रही है, इसमें हम सियासत नहीं कर रहे हैं। जनरल चतुर्वेदी जी, अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, चाहे कोई कुछ करे, ना तो सेना का मनोबल कम होगा, ना सेना जो है अपने काम से कभी पीछे हटेगी। जब तक एक भी भारतीय सेना का जवान वहां है, देश सुरक्षित है। और सेना का प्रयास ये रहेगा और इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको जो बयान देने हैं वो देते रहें, लेकिन ये मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 40 साल इस फौज में रहने के बाद, कि फौज पे इसका कोई असर नहीं पड़ता है। जो सियाचिन में एक जवान खड़ा है या कच्छ में खड़ा है, वो उतनी मुस्तैदी से खड़ा रहेगा, चाहे कोई बयान दे, वो गुजरात का बयान दे, चाहे उमर फयाज की बात करे, चाहे वो सभी देश के लिए शहीद हो रहे हैं। आज एक लड़का कश्मीर का हुआ है, 22 साल का लड़का, उसने देश के लिए अपनी जान दी है। क्या इसको किसी तरह से तौला जा सकता है? कभी नहीं तौला जा सकता। और आपको मैं बिल्कुल अश्योर करना चाहता हूं फौज के तौर पे कि ऐसा कभी नहीं होगा कि फौजी जो है अपने काम से पीछे छुटेगा, उसका कभी मनोबल कम होगा, वो कभी अपने काम से पीछे हटेगा, वो हमेशा मुस्तैद रहेगा। फौजी हमेशा मुस्तैद रहेगा। सेना पर इस बयान का, ऐसे बयान का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आम जनता पर ऐसे बयानों का असर जरूर पड़ता है। शहीद के परिजनों पर ऐसे बयान का असर बहुत पड़ता है, ये बात साफ है। लेकिन विनय जी, क्या हम उम्मीद करें कि अब जो चर्चा यहाँ पर हो रही है और एक चर्चा जो दूर तलक यहाँ पर जाएगी और जो सवाल यहाँ पर निकल के खड़े हो रहे हैं, यहाँ पर ये चीज समझनी होगी कि ऐसे बयानों का कोई औचित्य नहीं है, ऐसे बयान नहीं निकालने चाहिए और भविष्य में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। क्या हम ये मान के चलें या फिर सिलसिला जारी रहेगा? नहीं, ऐसे बयान आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों की तरफ से कोई पहला बयान ऐसा नहीं आया है, इससे भी खराब बयान आए हैं और उसकी व्यापक आलोचना हुई है। उसके बावजूद आज अखिलेश यादव जैसे नेता के मुंह से अगर इस तरह का बयान निकल कर आया है, तो आप ये उम्मीद करें कि आगे से बयान नहीं आएगा। इसमें आप निश्चिंत रहें कि बयान पॉलिटिकल पार्टियां देंगे, क्योंकि उनको क्षणिक फायदा जिसको दिखाई देगा वो क्षणिक बयान उस तरह से आते रहेंगे। लेकिन मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सेना के मॉरल पर असर क्या पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि वो पाकिस्तान के सामने खड़ा है तो गोली नहीं चलाएगा। लेकिन उनके जो घर वाले होते हैं, उनको लगता है कि क्यों इस तरह की फालतू की बातें हो रही हैं, क्योंकि उनको तो लगता है कि मेरा एक लड़का वो बॉर्डर पे खड़ा है, वो गोली खाने को तैयार बैठा। हर आदमी तो इसलिए नौकरी कर रहा है कि ऊपर की रिश्वत कितनी मिलेगी। एकलौती सेना को मैं कह सकता हूं कि जो कि मैं कहने में गुरेज नहीं है, मारने और मरने के लिए जाते हैं कि देश के लिए तो मारेंगे या मरेंगे। बाकी हर नौकरी में आदमी रिश्वत देकर सोचता है कि कहीं हम रजिस्ट्री ऑफिस में हो जाएं, तो आरटीओ ऑफिस में बाबू बन जाएं, कि जिससे ऊपरी इनकम कहां से होने वाली है। सेना में तो ऊपरी इनकम गोली की है।
या तो आप मारोगे या उधर से खाओगे, और खाते भी इसलिए हो कि आपका देश का सामान्य आदमी सुरक्षित रहे, और ये जो बयान देने वाले बयान बहादुर हैं ये भी सुरक्षित रहे, इनके लिए वो गोली खा रहा है। तो कम से कम न बोला जाए तो अच्छा है, वरना बोलने से इनके सेहत पर असर उनके पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब अपने कैंप में होते हैं, अपने लोगों के बीच में होते हैं, तो उनको सिर्फ देश दिखता है, देश का झंडा दिखता है। जो बात अभी आई भी सामने, निशान और नमक जो देश की चीजें हैं उसके लिए जीते मरते हैं। बुरा जरूर लगेगा, सभी को लगेगा। रिटायरमेंट के बाद सेना के वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ बैठे हैं, इनको भी दिल को चोट लगती है, क्यों फालतू की बातें हो रही हैं, वो भी सेना को लेकर के। क्योंकि सेना में हमें लगता है कि उसमें हम तीन तरफ से देखते हैं कि जल सेना है, नभ सेना है, आर्मी विंग है, लेकिन अपने आप में सेना है, कंप्लीट सेना है। चाहे किसी भी कोर का कोई व्यक्ति को चोट लगे, कोई हादसा हो, दुखी सब होते हैं, और हमें लगता है उस दुख में पूरा देश खड़ा होता है। चंद लोगों की जो बयानबाजी है उसको इग्नोर किया जाए और भगवान से प्रार्थना की जाए कि उनको सद्बुद्धि आए। भाटी जी, कड़ी आलोचना यहां पर की जा रही है, अब आप अलग संदर्भ यहां पर निकालेंगे, लेकिन क्या हम ये माने कि जो चर्चा यहां पर चल रही है इसका असर होगा? और कम से कम अखिलेश यादव जी अपनी बात तो रखें कि किस संदर्भ में उन्होंने ये बयान किया। अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि आज देर शाम, देर रात या फिर कल ये बयान निकल कर अपनी तरफ से कुछ बोलेंगे अखिलेश यादव और स्पष्टीकरण एक देंगे कि हाँ, मेरा कहने का ये मतलब था, इसको गलत लिया जा रहा है, ऐसा कुछ? नहीं, अगर अखिलेश यादव जी से पूछा जाएगा तो निश्चित तौर पर वो स्पष्टीकरण देंगे। वो एक लोकतांत्रिक नेता हैं, जनवादी नेता हैं, मीडिया के सामने हमेशा रहते हैं, कभी छिपते नहीं हैं, मीडिया से बचते नहीं हैं, वो हर बात का जवाब देते हैं। बाकी मैं तो अब बहस आखिरी दौर में आपकी, शायद आखिरी सेगमेंट है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शहीदों को हमारी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, और हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं। आपने कहा कि उनसे पूछा जाएगा तो वो जवाब देंगे। वो ये देख रहे होंगे कि हर जगह इस पर चर्चा चल रही है, तो वो अपने मन से भी तो आगे आ सकते हैं ना। बात यहाँ पर शहीदों की, और शहीदों के सामने, शहीद के परिजनों के सामने अगर अपनी बात रखने में कोई गलत बात नहीं है। आगे क्या होगा इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर उन तक बात पहुंचेगी तो वो जवाब जरूर देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। प्रदीप कपूर जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, मैं तो यही चाहता हूं कि शहादत पे, शहीदों पर जो है कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, ना सेना पे होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग इस वक्त देश की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, बॉर्डर पे लगे, न जिनका ना जात, ना धर्म, ना रीजन से कोई मतलब है, उनका एक लक्ष्य है देश। तो इसलिए राजनीति और राजनीतिक नेताओं को इस तरह के अप्रिय बयान से बचना चाहिए। बिल्कुल इस तरह के बयानों से यहां पर बचना चाहिए, और इस तरह के बयान बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो शहीदों की बात की जाए या फिर शहीद के परिजनों की बात की जाए। एक बहुत गहरा असर यहां पर, एक गहरी चोट यहां पर लगती है इस तरह के बयानों से। ये चीज यहां पर राजनेताओं को समझनी होगी, और इस तरह के बयानों से निश्चित तौर पर बचना भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आभार। तो फिलहाल लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही।